सन 2014 में अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में एक बाप था और इस बाप का नाम था जर्मिया हीटन। इसकी एक 7 साल की बेटी थी और उसका नाम था एमिली हीटन। एक दिन इस 7 साल की बेटी ने अपने बाप से जिद की कि मैं प्रिंसेस बनना चाहती हूँ और मैं कोई ड्रामाई प्रिंसेस या थोड़ी देर के लिए प्रिंसेस या किसी बर्थडे पार्टी के लिए प्रिंसेस नहीं बनना चाहती। मैं किसी इलाके की प्रिंसेस बनना चाहती हूँ। मैं रियल प्रिंसेस बनना चाहती हूँ। मुझसे प्रॉमिस करें कि मुझे असल प्रिंसेस बनाएंगे। उसके बाप ने उससे वादा कर लिया और उसका बाप कई रातों तक फिर सो नहीं पाया। फिर उसके बाप ने गूगल पर ढूंढना शुरू किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इलाका है कि जो किसी मुल्क की मिल्कियत ना हो, और उसे ढूंढते ढूंढते एक इलाका मिल गया। 2060 किलोमीटर का एक डेजर्ट के अंदर रेगिस्तान में मौजूद इलाका जो इजिप्ट और सूडान के बीच में था, जिस इलाके को आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया। कोई कानून लागू नहीं होता, कोई पुलिस नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, ये इलाका किसी का नहीं है। उस बंदे ने फैसला किया और वो वहां गया और उसने वहां जाकर अपना एक झंडा नस्ब कर दिया और खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया ताकि उसकी बेटी एमिली हीटन 7 साल की उम्र में दुनिया की पहली प्रिंसेस कहला सके जिसका अपना इलाका दरियाफ्त हो गया है। और यहाँ पर इस टॉपिक पर बनने वाली ज्यादातर वीडियोस ये गलती करती हैं। वो समझती हैं कि ये फ्री लैंड है, कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई लॉज नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि आपने दराज पर या अमेज़न पर ऑर्डर दिया और डिलीवर होकर ये जमीन आपके कार्ड से आपके घर पर डिलीवर हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जमीन खाली नहीं है, वो आजाद नहीं है। और यहां जाकर क्लेम करना एक इंसान ने ट्राई किया, उसे आम ट्राइब से मुलाकात करनी पड़ गई। और इस टॉपिक पर बनने वाली वीडियोस एक और गलती करती हैं। वो समझती हैं कि एक बाप और बेटी की एक क्यूट सी स्टोरी है, एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। ऐसा है, लेकिन सिर्फ ऐसा हरगिज नहीं है। ये 120 साल पुरानी कॉलोनियल क्राइम की कहानी है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1899 में। अंग्रेज हुकूमत अफ्रीका को कंट्रोल करती थी, इजिप्ट को भी और सूडान को भी, दोनों को। और उन्होंने इजिप्ट और सूडान के दरमियान एक बॉर्डर खींचना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूलर उठाया, यानी जिसको आप फुट कहते हैं और पंजाबी में फुट्टा कहते हैं। उन्होंने एक रूलर उठाया और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जिसको आज दुनिया 22nd पैरेलल के नाम से जानती है। ऊपर इजिप्ट और नीचे सूडान। रूलर से लाइन तो खिंच गई अफ्रीका के दरमियान, लेकिन एक चीज वो भूल गए कि यहां पर ट्राइब्स मौजूद हैं, जहां ग्रेजिंग होती है, जहां हजारों साल की ज्योग्राफी मौजूद है, और इसको रूलर से डिवाइड करना आसान नहीं है। लेकिन फिर 1902 में, सिर्फ 3 साल के बाद, अंग्रेजों को पता चला कि उनकी बनाई गई ये लाइन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ट्राइब्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जिनको जहां होना चाहिए था वो वहां पर नहीं, बल्कि लाइन के गलत तरफ मौजूद हैं। तो उन्होंने एक दूसरी लाइन खींची जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री रखा गया। और इस बार ट्राइब्स को ढूंढकर जिन्होंने जिस साइड पर होना था उन्हें वहां डाला गया और ये एक नई लाइन बना दी गई। पहली लाइन जो 1899 में खींची गई उसके मुताबिक बीर तवील सूडान में था और हलाइब ट्रायंगल इजिप्ट में मौजूद था। लेकिन जब दूसरी लाइन 1902 में खींची गई उसके मुताबिक बीर तवील इजिप्ट में था और हलाइब ट्रायंगल सूडान में। इजिप्ट ने पहली लाइन मानी और सूडान ने दूसरी, मतलब दोनों ने हलाइब ट्रायंगल को क्लेम किया क्योंकि हलाइब ट्रायंगल में फिशिंग है, माइनिंग का पोटेंशियल है और रेड सी का एक्सेस है। और दोनों ने बीर तावील क्लेम करने से इनकार कर दिया क्योंकि बीर तावील के अंदर
ऑफिशियल नजर से अगर देखें तो कुछ नहीं है। 120 साल पहले दो अंग्रेज बैठे, उन्होंने रूलर से जो 2 लाइंस खींची उसने लोगों की तकदीर बदल दी। फिर उन लाइंस के साथ एक मिस्टेक की गई और फिर दूसरी लाइन खींचकर इस मिस्टेक को फिक्स करने की कोशिश की गई। लेकिन 2060 किलोमीटर का वो इलाका जिसे आप बीड़ तवील के नाम से जानते हैं, उसे किसी ने क्लेम नहीं किया। कॉलोनियल ज्योमेट्री का ये एक छोटा सा ग्लिच, लेकिन दुनिया में ऑफिशियली ये इलाका इस ग्लिच की वजह से आज किसी का नहीं है। और ये ग्लिच ऑफिशियली टेरा न्यूलियस कहलाता है, लैटिन में नो वंस लैंड। दुनिया में आज ऑलमोस्ट हर इंच जमीन किसी न किसी मुल्क की है और ओशंस इंटरनेशनल लॉ के अंडर है। इवन एंटार्क्टिका एक ट्रीटी के तहत चलाया जाता है। लेकिन बीड़ तवील वो इलाका है जो किसी की टेरिटरी नहीं है, किसी ने क्लेम नहीं किया और वहां पर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। जब 2014 में जर्मिया हीटन ने अपनी बेटी के लिए बीड़ तवील को क्लेम किया, तब एक नया जॉनरा शुरू हो गया। पहला क्लेम करने वाला जर्मिया हीटन वाज हिमसेल्फ, वर्जीनिया का एक फार्मर जो अपनी बेटी की विश पूरी करना चाहता था। वो इजिप्ट से परमिशन लेकर वहां गया, 14 घंटे ड्राइव किया रेगिस्तान के अंदर जून की गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और उसने अपना फ्लैग गाड़ दिया और खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया ताकि अपनी बेटी को वो प्रिंसेस एमिली ऑफिशियली कहलवा सके। और फिर डिज्नी ने उसे एक डील ऑफर कर दी। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने खुद हीटन से राब्ता किया। मॉर्गन स्पॉलॉक जो सुपर साइज मी वाला डॉक्यूमेंट्री मेकर है, उसने फिल्म बनाई द प्रिंसेस ऑफ नॉर्थ सूडान। 2021 में ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल में इसको स्क्रीन किया गया। लेकिन बीड़ तवील को अपनी रियासत डिक्लेयर करने वाला क्या जर्मिया हीटन अकेला था? हरगिज नहीं। और यहां पर एंट्री होती है एक रशियन की। इस रशियन का नाम है दिमित्री ज़िकरीव। मॉस्को में रेडियो प्रोफेशनल है, रेडियो का जॉकी है। जब उसने हीटन की न्यूज सुनी तो उसने ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए और फिर वो बीड़ तवील के इलाके में गया और उसने खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसने जो अपनी किंगडम का नाम रखा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने अपनी किंगडम का नाम रखा है किंगडम ऑफ मिडल अर्थ। अगर आपने J.R.R. टोल्कियन की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है तो आपको अंदाजा है कि बीड़ तवील के लिए उसने जो नाम चूज किया है मिडल अर्थ का, वो भी अफ्रीका के अंदर, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मोहब्बत में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से आता है। जब ज़करीव का क्लेम सामने आया तब हीटन की और ज़करीव की लड़ाई शुरू हो गई और ज़करीव ने हीटन को ट्विटर पर चैलेंज किया कि वो फेक है, वो एक्चुअली कभी वहां पर गया ही नहीं। हीटन ने उसका काउंटर किया और फिर एक नया काम शुरू हो गया। 2017 में एक इंडियन खड़ा हो गया और इस इंडियन का नाम है सुयाश दीक्षित। 24 साल का एक IT एंटरप्रेन्योर है, वो भी इस इलाके में गया। उसने भी अपना झंडा गाड़ दिया और इस किंगडम का नाम रखा किंगडम ऑफ दीक्षित। उसने ये नाम डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो यहां पर रुका नहीं। उसने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा ताकि उसके इलाके को रिकॉग्नाइज किया जा सके। और जब वो इस इलाके में गया तो अपने साथ सनफ्लावर के सीड्स भी लेकर गया और सिंबॉलिकली उन सीड्स को मिट्टी में दबाया गया ताकि यहां पर एक सिंबॉलिकली एक वेजिटेशन, एक प्लांटेशन हो सके। यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऑफिशियल डस्टबिन है जहां पर इस किस्म के क्लेम्स को डाल दिया जाता है और लाइकवाइज उन्होंने दीक्षित को उसके इस क्लेम पर कुछ जवाब नहीं दिया। रही बात सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर ने डेजर्ट में तो उगना नहीं था, लिहाजा जैसे ही सुयाश दीक्षित को उसकी रियासत नहीं मिली, वैसे ही सनफ्लावर उस रेगिस्तान में कभी खिले ही नहीं। लेकिन एक और काम हुआ। इस बार एक लेबनीज अमेरिकन खातून जो कि एक बिजनेस वुमन थी, उसने अब क्लेम कर दिया कि ये किंगडम ऑफ येलो माउंटेन है और ये डिक्लेयर करते हुए उसने ये सोचा कि सर्वर्स सऊदी अरेबिया में हैं, मिशन रिफ्यूजीज की मदद करना है। और हीटन को जब इस खातून के क्लेम का पता चला तो उसने इसे मेंटली अनहेल्थी पर्सन डिक्लेयर कर दिया। दुनिया के सबसे छोटे बादशाह
एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर अपनी जंग शुरू किए हुए हैं। एक टॉलकिन का फैन है, एक वर्जीनिया का फार्मर है, एक इंडिया का आईटी गाय है, एक लेबनीज बिजनेस वुमन है और सबको इस रेगिस्तान की बादशाहत चाहिए। लेकिन एक चीज जो इन सब ने ओवरलुक कर दी वो ये कि ये रेगिस्तान खाली नहीं था। सन 2019 में यंग पायनियर्स टूर उठा जिसे गैरेथ जॉनसन ने ऑर्गेनाइज किया था। ये यूके का एक ऐसा ट्रैवल ऑपरेटर है जो एक्सट्रीम डेस्टिनेशंस पर स्पेशलाइज करता है और उसने बीर तवील का पहला ऑर्गेनाइज टूर निकाला। वो वहां गया, उसने जीप कॉन्वॉय बुक किया, उसने नूबियन डेजर्ट के अंदर घंटों ड्राइव की और उससे मिलने वाले वहां के लोकल्स, उन लोकल्स का नाम है अबाबदा ट्राइब्स, जो कि आर्म थे और उनकी कंडीशन ये थी कि आओ लेकिन हमसे पूछे बगैर कुछ मत करो। 2022 में दूसरा टूर गया लेकिन इस बार अबाबदा ट्राइब्स ने उन्हें वापस भेज दिया। अबाबदा ट्राइब्स ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि ये हमारी जमीन है और हम इस पर काबिज हैं और हम ये कब्जा कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये समझाने के लिए अबाबदा ट्राइब्स ने इस दूसरे टूर को वापस भेज दिया। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि अबाबदा ट्राइब्स हैं कौन? अबाबदा अरब बर्बर ट्राइब्स हैं जो हजारों साल से नॉर्दर्न सूडान और सदर्न इजिप्ट में रहते हैं। ये लोग कॉलोनियल बॉर्डर्स को नहीं मानते। वो बीर तवील को कोई अनक्लेम्ड नो मैन्स लैंड नहीं मानते। वो उसे अपना कहते हैं और हजारों साल से कहते हैं और वो अभी भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीर तवील के अंदर भी कुछ मौजूद है? बिल्कुल है। वहां पर है गोल्ड माइंस, अनरेगुलेटेड हैं। अबाबदा ट्राइब्स कंट्रोल करते हैं। डारफुर से वर्कर्स आते हैं। सूडान का वो रीजन जो सिविल वॉर में है, वो वर्कर्स वहां काम करते हैं, टेरेबल कंडीशंस में काम करते हैं, कुछ हफ्ते काम करते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। तो फिर सवाल यह है कि वो नो लॉज वाली फैंटेसी वो एक्चुअली क्या है? ये लॉज की एब्सेंस नहीं है, ये एक ट्राइबल लॉ है जो किसी और के लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अबाबदा के पास गन्स हैं, उनके पास गोल्ड माइंस हैं और अबाबदा ने 2022 में एक ऑर्गेनाइज्ड यूरोपियन टूर ग्रुप को वापस भेजा भी है। अब आपको इंटरनेट पे बहुत से लोग मिलेंगे। इंटरनेट पे लोग कहते हैं गो टू बीर तवील, नो रूल्स, टोटल फ्रीडम। अबाबदा ने इस चीज को ऑफिशियली पता है क्या कहा? उन्होंने कहा है और मैं कोट कर रहा हूं, जब हीटन का जिक्र आता है, जर्मिया हीटन का, तो वो कहते हैं कि दैट स्टूपिड अमेरिकन टॉकिंग टू मच ऑनलाइन। वो कहते ये हैं कि ये हमारा इलाका है और ये हम ही रखेंगे। और ये सिर्फ एनेक्डोट नहीं है। 2014 में सूडान में सिविल वॉर थी। उसी सिविल वॉर के मर्सनरीज डॉक्यूमेंटेड है, वो बीर तवील में ऑपरेट कर रहे थे। वेपन डीलर्स यहां पर मौजूद हैं। यंग पायनियर टूर्स ने खुद ये रिपोर्ट किया है। तो वो नो लॉ जोन में जो होता है वो नेटफ्लिक्स सीरीज में नहीं आता है। वो वेपन ट्रेडिंग और अनरेगुलेटेड गोल्ड मार्केट और गोल्ड माइनिंग वो वहां पर मौजूद रहती है, जिसमें डारफुर के रेफ्यूजी वर्कर्स काम करते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर पे। अब जरा ये समझते हैं कि अगर आपका दिल करता है, आपका मूड होता है कि आप इस इलाके के बादशाह बनना चाहते हैं और आप बीर तवील का सफर करते हैं, तो एग्जैक्टली होगा क्या? आपको 3 मसलों का सामना होगा। पहला मसला है रसाई का। कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई रोड नहीं है, तो आपको इजिप्ट या सूडान से परमिशन लेनी होगी, फिर असवान और खुर्तुम से जीप मिलेगी। नूबियन डेजर्ट में 14 से 20 घंटे की ड्राइव होगी 45 डिग्री हीट के अंदर। कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है और 300 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। फिर आपको आएगा दूसरा मसला, और दूसरा मसला है अबाबदा का खुद। अगर आप पहुंच गए तो आपकी मुलाकात अबाबदा ट्राइब से होगी जो कि आर्म्ड हैं और वो डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाएंगे या आप वापस जाएंगे। 2022 में उन्होंने यूरोपियन ग्रुप को, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड टूर था, जिसके पास परमिशन थी, जिसके पास गाइड थे, उन्हें अंदर आने नहीं दिया। और फिर आप फेस करेंगे तीसरा मसला कि अगर आप अंदर चले भी गए तो वहां होगा क्या? एक पहाड़
जिसका नाम है जबल तवील, जो कि 459 मीटर ऊंचा है। कुछ सीजनल रिवर बेड्स वहां पर मौजूद हैं, गोल्ड माइनिंग के कैंपसेस हैं, रैग्स और स्टिक्स से बनी टेम्पररी शेल्टर्स मौजूद हैं। लेकिन बीर तवील का एक टाउन भी है, एक मेकशिफ्ट सेटलमेंट भी है, जहां पर शॉप्स हैं, स्ट्रीट फूड है, सूडानी बियर मिलती है और सैटेलाइट फोन भी अवेलेबल है, जो शायद काम करे, शायद नहीं। अब जरा समझते हैं कि अगर आप बीर तवील पहुंच भी गए और वहां जाकर आपने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर भी दिया, तो होगा क्या? दुनिया का कोई भी रिकॉग्नाइज कंट्री आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इजिप्ट और सूडान दोनों अलाउ नहीं करेंगे कि उनके बॉर्डर पर एक नया मुल्क बन जाए। यूएन के वेस्ट पेपर बास्केट में आपका लेटर पहुंच जाएगा, यूएन को कभी रिसीव नहीं होगा। और अबाबदा वो कभी आपको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो लीगली एग्जिस्ट करते नहीं है। तो आपकी रिकॉग्निशन यहां से भी लटक जाएगी और ये अबाबदा की मर्जी है कि वो आपको परमिशन दें ना दें, ये उनकी मर्जी। दुनिया की कोई सॉवरेनिटी आपको हासिल नहीं होगी, कोई पासपोर्ट नहीं होगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, लेकिन एक काम जरूर होगा, आपका नाम वर्ल्ड मैप पर आ जाएगा, क्योंकि ये एक मीडिया अपॉर्चुनिटी है। आपकी कहानी वायरल हो सकती है, हीटन की तरह, ज़करीव की तरह, डिक्शिट की तरह। तो बीर तवील का नो लॉ जोन एक्चुअली एक मीडिया अपॉर्चुनिटी है, जिसमें फिजिकल रिस्क मौजूद है, पर ये एक अलग जॉनरा है, आजादी हरगिज नहीं। अब एक आखिरी चीज जो ज्यादातर वीडियोस जो इस टॉपिक पर बात करती हैं वो मिस कर जाती है कि बीर तवील क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि 1899 में दो आदमियों ने एक रूलर से एक लाइन खींची थी और 1902 में एक दूसरी लाइन, और वो ज्योमेट्री एक ब्लैंक स्पेस छोड़ गई। और उस ब्लैंक स्पेस के अंदर इंटरनेट ने एक मिथ बना लिया, फ्री लैंड का, नो लॉज का, क्लेम योर किंगडम का। लेकिन वो मिथ एक और मिथ छुपा रहा था कि दुनिया में कोई भी जगह एक्चुअली फ्री और लॉलेस होती है या नहीं होती है। बीर तवील के अंदर अबाबदा के लॉज हैं, ट्राइबल कस्टम्स हैं, पावर स्ट्रक्चर है, गोल्ड इकोनॉमी है, वर्कर्स हैं, गन्स हैं। नो लॉज इसका सिर्फ मतलब यह है कि कोई लॉ जो आपको प्रोटेक्ट करे वो वहां मौजूद नहीं है, मगर जो ऑलरेडी वहां मौजूद हैं उनके पास अपना ऑर्डर है, अपनी इकोनॉमी है और अपनी अथॉरिटी है। और ये सिर्फ एक ज्योमेट्री की बात नहीं है, ये इंसान के नेचर की बात है। हजारों साल से जब भी कोई जगह लॉलेस और अनक्लेम्ड होती है, वो उस वक्त तक ही होती है जब तक कोई वहां नहीं पहुंचता। और जब कोई वहां पहुंचता है तो उन्होंने खुद अपने लिए लॉज बना लिए होते हैं, खुद अपना ऑर्डर बनाया होता है, खुद अपनी हायरार्की बनाई होती है। क्योंकि इंसान केओस में नहीं रह सकता, हमेशा ऑर्डर ढूंढता है, हमेशा, हर जगह। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बीर तवील में जहां कोई नेशन मौजूद नहीं है, वहां ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, पहचान है, ऑर्डर है। कानून की गैर मौजूदगी अनारकी नहीं लाती है, इंसान लाता है अपना कानून, हमेशा लाया है, हर जगह लेकर आया है। उस रेगिस्तान में जो ऑफिशियली किसी का नहीं है, वो लोग हैं, उनकी अपनी दुनिया है, उनके अपने रूल्स हैं। शायद दुनिया का लास्ट फ्री लैंड, फ्री किसी के लिए भी नहीं, बस अपने आप में मुकम्मल है हमेशा से।